Yes, चलो, sir. अब लास्ट लास्ट क्लास में बता दो कहाँ तक हुआ था। Sir, phases of glycolysis कराया है. स्टेजेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। हाँ, Phases. चलो गुड है। नाउ अपना माइक्रोफोन आप लोग साइलेंट रख लेंगे और जब भी कुछ डाउट होगा उस समय आप ऑन करेंगे। तो रेस्ट यू विल कीप योर माइक्रोफोन स्विच ऑफ। तो अब देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस के स्टेजेस बताए। तो ग्लाइकोलाइसिस स्टेजेस में आप लोगों ने देखा था कि कुछ ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स में ब्रेक डाउन हो रहा है और कुछ ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप में एनर्जी यूज होता था और कुछ में एनर्जी वापस मिला। और जहां में एनर्जी वापस मिला तो उसका हमने नाम दिया था एनर्जी जनरेशन फेज, और जहां में यूज हुआ था एनर्जी यूटिलाइजेशन फेज, और जहां में ब्रेक डाउन हुआ था उसका नाम दिया था स्प्लिटिंग फेज। इज दिस क्लियर? चलो अब आप लोग जो है वहां में हेडिंग कर लेना रेगुलेटरी एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। बच्चों जरा स्टेप फर्स्ट का एंजाइम का नाम बता दो मुझे। स्टेप फर्स्ट का Hexokinase. हेक्सोकाइनेज। जरा स्टेप सेकंड का एंजाइम का नाम बताओ मुझे। Phosphohexokinase isomerase. ना थर्ड स्टेप। Phosphofructokinase वेरी 1. गुड, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फर्स्ट। मैं यहाँ शॉर्टली लिखूंगा, आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया था। एंड जरा लास्ट स्टेप का एंजाइम का नाम बताओ। Pyruvate kinase. वेरी गुड, Pyruvate kinase. so hexokinase, phosphofructokinase and pyruvate kinase are the regulatory enzymes of glycolysis. देखो द इनहिबिशन या द एक्टिवेशन, the activation or inhibition of these enzymes किसी बच्चे का माइक्रोफोन ऑफ ऑन है वो प्लीज बंद करें। हाँ, so of these enzymes can switch on or off the glycolysis। बच्चों जो हमारे दोस्त होते हैं, क्या वो दोस्त हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के काम आते हैं या वो हमारा लाइफ को जो है इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं अच्छे काम करने से? दुश्मन हम लोग का हमेशा अच्छा काम करने नहीं देता है, वो हमें ड्रैग करता है पीछे। और जो दोस्त है वो कहता है कि आगे बढ़ते रहो। या अगर फैमिली मेंबर हम मानेंगे जो अपने रहता है, तो इसी तरीके से अगर सपोज इन एंजाइम्स को हम लोग एक्टिवेट करें और इन एंजाइम्स को अगर हम इनहिबिट करें तो ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस को बंद ही कर सकता है या ऑन कर सकता है। तो इसीलिए इन एंजाइम्स का नाम हम लोग देते हैं रेगुलेटरी एंजाइम। और यहाँ में आप लोग याद रख लेना, जो ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फर्स्ट जो है इज द पेस मेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, और जो इस ग्लाइकोलाइसिस के पेस को सेट कर देगा। नाउ व्हिच एंजाइम्स आर द रेगुलेटरी एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फर्स्ट एंड पाइरूवेट काइनेज। अगर हम लोग इसको बंद करेंगे ना, इसको इनहिबिट करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस पूरा बंद हो जाएगा। अगर हम इसको बंद करेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट ही नहीं होगा। तो कोई भी एंजाइम को ऑफ करो, ग्लाइकोलाइसिस ऑफ हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रेगुलेटरी जिसे हम पेस मेकर एंजाइम कहते हैं, और वो याद रख लेना, वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फर्स्ट। अब हमें इनका तरीका नहीं सीखना है कि कैसे रेगुलेशन होता है, वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए लेकिन फिलहाल नाम याद रख लेना।
तो अब नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है और वो आप लोग लिख लेना वहां में, रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। क्या कोई बच्चा बता सकता है मुझे ग्लाइकोलाइसिस किससे स्टार्ट होता है? बच्चों ग्लाइकोलाइसिस किससे स्टार्ट हुआ था? वेरी गुड, ग्लूकोज से, है ना? अब बता दो मुझे, जब ये ग्लूकोज से स्टार्ट हुआ था, हाँ? तो जब ग्लूकोज से स्टार्ट हुआ था कितने एटीपी यूज हुए थे? सर एक यूज है ना, 2 यूज सर हुए 2 थे ना? यूज हुए थे। एक पहले स्टेप पे और कहाँ पे, और स्टेप सेकंड पे, ठीक है? और अब बच्चों बता दो मुझे यहाँ में कितने एडीपी यूज हुए थे? एडीपी 180 ना, 4 एडीपी। 4 एडीपी अगर आपको याद होगा, 4 जगह में एडीपी यूज हुआ था। और क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितना एटीपी बना? 4 एटीपी बना। 4 बना सर। हाँ, तो वेरी गुड। स्टेप जो आप लोगों का 7 है, स्टेप 7 पे बना था 2 एटीपी और स्टेप 10 पे बना था 2 एटीपी। तो अब 2 एटीपी हो गया 4 एटीपी। 4 एटीपी बनने के लिए क्या चाहिए हमें? 4 एडीपी। और अगर आपको याद होगा स्टेप सेकंड, और स्टेप सेकंड में आप लोगों ने देखा होगा 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज हुए थे। जरा देख लो स्टेप सेकंड का, स्टेप सेकंड का देख लो क्या हुआ था, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज या नहीं? तो अब देखो बच्चों यहाँ पे ग्लूकोज जो है जरा कितने पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 पायरुवेट। तो बच्चों ये 2 एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये 2 एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 एडीपी में, है ना? होगा या नहीं होगा? हाँ, और प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, मैं अभी आप लोगों को मतलब वो स्टेप्स बता दूंगा कहाँ कहाँ पे आप लोगों ने ये सीखा था, लेकिन आपके पास वहां पे चार्ट है। तो अगर आप लोग देखोगे ये 2 एटीपी जो है ये कन्वर्ट होगा 2 एडीपी में, और ये 2 एटीपी जब टूटेगा इसने बनाया था 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जरा बच्चों ये 4 एडीपी जो है, ये 4 एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 4 एटीपी में। अब बता दो, और यहाँ पे भी आप लोग 2, यहाँ पे में आप 2 NADH ऐड कर देना, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH भी बना था, तो +2 NAD पॉजिटिव। और बच्चों यहाँ में हम लोग लिखेंगे +2 NADH। बहुत सिंपल है, वही है जो हमने लिखा। तो अब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस को एक रिएक्शन के फॉर्म में दे देंगे। जिस बच्चे को समझ नहीं आया मैं उसके लिए दोबारा रिपीट करता हूँ। हम लोगों ने ग्लूकोज से स्टार्ट किया था, और बच्चों ग्लूकोज जो है 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, वो लिखा। फिर हमें ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी यूज हुआ था। अगर आप देखोगे अपने कॉपी पे स्टेप फर्स्ट और स्टेप थर्ड पे मैंने ऐसे लिखा है 2 एटीपी, और यहाँ पे लिखा था एडीपी बन जाएगा। इज दिस क्लियर? तो यहाँ आप मत, क्योंकि ये एटीपी यहाँ से आप हटा देना, ये नहीं लिखना इधर, हाँ ये वाला, क्योंकि वो इनसाइड द सबस्ट्रेट यूज होगा। तो ये वाला हटा देना आप, ये वाला ऐड नहीं कर देना, डायरेक्टली ये वाला कर देना। अब देख लो बच्चों यहाँ पे जब भी मैंने लिखा था 2 एटीपी और 2 एडीपी बनेगा, तो वही मैंने यूज करा, 2 एटीपी यूज हुआ और यहाँ में 2 एडीपी बना। अब स्टेप 7 पे और स्टेप 10 पे आप लोग देखेंगे वहां में 2 एटीपी बना है, तो 2 एटीपी बनने के लिए 2 एडीपी यूज होगा, तो इसीलिए 4 एटीपी बनेगा, और प्लस 2 NAD पॉजिटिव यूज होगा और वो बनेगा 2 NADH में। अब बता दो जरा, देख लो क्या प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड क्या कोई चीज कॉमन आपको लग रहा है? जो क्या प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड आप लोगों को कोई चीज कॉमन लग रहा है? जरा यहाँ देखो कितने एटीपी हैं? 2 एटीपी। तो जरा हटा दो यहाँ से 2 एटीपी को, माइनस करेंगे यहाँ से 4 एटीपी, कितना हो जाएगा?
2 एटीपी। बच्चों यहाँ से कितना एडीपी है? सर प्लस 20 4 एडीपी, और प्लस यहाँ से कितना है? 2 एडीपी। तो दैट मीन्स मैं अब नेट लिखूंगा। अब देखो रिएक्शन में नेट कैसे लिखूंगा। मैं यहाँ पे हेडिंग करूंगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज में मैं यहाँ पे बता दूंगा कि ये वाला 2 एटीपी जो है, और यहाँ से देखो 4 एटीपी बन रहा है। जरा 2 एटीपी और 4 एटीपी कितने बराबर हो? वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा 2 एटीपी माइनस 2 एटीपी, तो यहाँ वो बचेगा 2 एटीपी, और फिर बचेगा 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो बच्चों यहाँ पे बचेगा 2 NAD पॉजिटिव, और यहाँ में रहेगा 2 पायरुवेट, और ये 4 एटीपी से हमने माइनस किया था ये 2 एटीपी, तो यहाँ में बचेगा अब 2 एटीपी, और यहाँ बचेगा 2 NADH। Are you done with this or not? किसी भी बच्चे को, ये मैथ्स है और कुछ नहीं है, बायोलॉजी नहीं है इधर, जस्ट मैथ्स है। मैं यहाँ पे बना के रख लूंगा। देखो बच्चों, ये 2 एटीपी है, और यहाँ से मैं लिखूंगा 2। तो बच्चों ये 4 एटीपी है, और यहाँ से मैं काटूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ बचेगा 2, और यहाँ बचेगा 2। तो अब मैंने इसीलिए ये एटीपी यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि ये यहाँ से माइनस हो गया, और ये 2 एटीपी क्योंकि यहाँ से 2 एटीपी था, मैंने इन 2 एटीपी को इधर लाया था, 4 एटीपी को माइनस किया था, तो बचा था 2 एटीपी, और प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 2 NAD पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या बचा? 2 पायरुवेट, क्या बचा? 2 एटीपी, क्या बचा? 2 NADH। ये सबको समझ आया या नहीं? सर वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहाँ चला गया? अच्छा ये इनऑर्गेनिक, हाँ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो अब बता दो यहाँ में कितना एटीपी बना? 2 है ना। यहाँ में कितना इनऑर्गेनिक, ये एडीपी है 2, तो 2 एटीपी प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या बनाएगा? ये 2 जरा इकट्ठे क्या बनाएंगे? एटीपी। जब 2 एटीपी के साथ 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेगा, तो तभी तो एटीपी बनेगा ना, या नहीं बनेगा? या एटीपी डायरेक्टली बन सकता है? एडीपी का मतलब क्या है? एडीपी का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म जरा बता दो क्या है इसका? एडिनोसाइन एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। जरा इस एटीपी का बता दो फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट। हाँ, तो तब डाइफॉस्फेट के साथ क्या मिलेगा? फॉस्फेट, तभी तो ट्राइफॉस्फेट बनेगा ना। तो इसीलिए ये दोनों मिला और बनाया एटीपी। आई होप शायद ये सबको समझ आएगा। क्या किसी बच्चे को डाउट है इसमें? बच्चों कोई डाउट है इसमें रिएक्शन में? हाँ, तो बस यहाँ मैथ्स किया। ये 2 एटीपी को इधर ले गया और 4 एटीपी को माइनस किया, बचा 2 एटीपी, और ये 2 एटीपी को इधर लाया और इन 4 एटीपी को माइनस किया, बचा 2 एटीपी। तो ये था रिएक्शन कैसे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस का बना सकते हैं। तो अब हमें देखना है कि ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का फॉर्मेशन टोटल कितना हुआ है। तो इसको आप लोग हेडिंग कर लेना वहां में, बैलेंस शीट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। बैलेंस शीट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, और यह लिख लेना ब्रैकेट में नेट एटीपी प्रोडक्शन। सर रिएक्शन वो थोड़ा दिखाओ। हाँ ठीक है, आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया है तो थोड़ा सा याद होना चाहिए, तभी थोड़ा मजा आएगा। अगर आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस याद नहीं होगा तो थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत हो जाएगा। जरा आप लोगों में से कौन कौन बच्चा ऐसा है जिसने पहला लेक्चर अटेंड ही नहीं किया है? सर मैंने। हाँ, सर मैंने भी नहीं किया सर। सुनो, मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ, मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा यहाँ पे। जिस बच्चे ने पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया है या 2 लेक्चर अटेंड नहीं करा है, तो उस बच्चे के लिए मैं ये, या कोई बच्चा जिसको ग्लाइकोलाइसिस में डाउट है, मैं अब एक एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगा आप लोगों के लिए। और जो मेरा ये दो आप लोगों का सुबह लेक्चर होता है, इनमें से नहीं, अलग रख लूंगा आफ्टर 1 PM। तो उसमें मैं अब दोबारा से पढ़ाऊंगा।
कोई बात नहीं, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा से एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। तो वो मैं देखूंगा कि आप लोग जितने भी बच्चे हैं अपने मुझे आप लोग मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे कि सर हमें पहला लेक्चर जो है नहीं अटेंड किया है और हम लोग करना चाहते हैं। तो मैं एक स्पेसिफिक टाइम रख लूंगा इस वीक में, और इस वीक में मैं आप लोगों को अलग एक लेक्चर दूंगा, उसमें आप लोगों को मैं समझा दूंगा। तो क्योंकि आप लोग ग्रुप में मैसेज नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए मुझे आप लोग पर्सनली मैसेज कर देना। तो और बैच भी साथ डाल देना, नाम अपना और अपना बैच नाम। मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना? यस सर है। यस सर। तो आप लोग वहां में मुझे नाम और बैच साथ डाल देंगे और फिर मैं एक टाइम रख लूंगा तो उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो अब आप लोग तो इसमें आप लोग लिख लेना अब बैलेंस शीट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, और यह लिख लेना नेट एटीपी प्रोडक्शन। बस फिलहाल आप लोग ध्यान रख लेना कि कुछ समझ आना चाहिए। तो थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो बच्चा दिमाग में रखेगा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर अटेंड ही नहीं किया और मुझे समझ ही नहीं आएगा, तो थोड़ा सा वो मतलब गलत डायरेक्शन में। मैं कोशिश करूंगा कि उसको समझ भी आए। बच्चों देखो, सबसे पहले अगर यहाँ में कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी है, और वो क्या याद रखना है आपको, पहला पॉइंट लिख लेना यहाँ में, द एटीपी फॉर्मेशन the ATP formation when the substrate is converted to product, when the substrate is converted to product is called as substrate level phosphorylation. Is called as substrate level phosphorylation. Because that is the transfer of phosphate. That is the transfer of phosphate from substrate to ADP. To ADP for the formation of ATP is called as substrate level phosphorylation. बच्चों, जब एक सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में और उस वक्त अगर एटीपी बनेगा तो उस एटीपी फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जरा क्या कोई बच्चा बता सकता है मुझे ग्लाइकोलाइसिस में कहां पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है? बहुत इजी है। आप क्या कोई बच्चा बता सकता है मुझे कौन कौन स्टेप पे? आप लोग मुझे स्टेप नंबर बता दो। इन ग्लाइकोलाइसिस द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन occurs at, can you tell me those steps? Step 3. ना वो तो यूज हुआ है, कहाँ पे बना? यहाँ मैंने एटीपी फॉर्मेशन कहा था ना, कहाँ पे बना? एनर्जी जनरेशन। ना स्टेप का नंबर बता दो। वेरी गुड, एनर्जी जनरेशन फेज। अब स्टेप नंबर बता दो, कौन कौन सा नंबर था वो? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। ग्लाइकोलाइसिस में देखना है एटीपी कहाँ बना है। Step 1. एट स्टेप 2. 6, 8, 10। उनको समझ ही नहीं आ रहा भाई। आप जरा देखो स्टेप 7, देखो स्टेप 7 पे क्या बना है। स्टेप 7 पे एटीपी बना है या नहीं? हाँ, ATP बना है सर। बना है ना। जरा स्टेप 10 पे देखो क्या बना है, एटीपी बना है या नहीं? बना है ना। जरा स्टेप 7 में आप लोग मुझे सबस्ट्रेट का नाम बताओ। स्टेप 7 में
स्टेप 7 में सबस्ट्रेट का नाम बता दो। 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट। वेरी गुड। आप लोगों को रिएक्शन नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जरा प्रोडक्ट का नाम बता दो। 3-phosphoglycerate। वेरी गुड, 3-phosphoglyceric एसिड। जरा बच्चों क्या बना था उधर में? एडीपी। अब बता दो मुझे, ये सबस्ट्रेट है ना इधर, और ये क्या है इधर में? प्रोडक्ट। अब बता दो इस सबस्ट्रेट ने क्या ट्रांसफर किया? फॉस्फेट। किस पे ट्रांसफर किया? फॉस्फेट। एडीपी पे। और एडीपी क्या बना? एटीपी बना। तो जब भी सबस्ट्रेट अपना फॉस्फेट देगा एडीपी को, और वो एडीपी बने एटीपी, जरा क्या कहते हैं उस एटीपी फॉर्मेशन को? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर? अब बच्चों बता दो मुझे, ग्लाइकोलाइसिस में कहां में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है? स्टेप 7 पे और स्टेप 10 पे। और जो आप लोग कह रहे थे कि सर स्टेप फर्स्ट, स्टेप थर्ड, तो वो ना वहां में एटीपी नहीं बना। क्या वहां में एटीपी यूज हुआ या वहां में एटीपी बना? यूज हुआ। वहां पे यूज हुआ। क्लियर? तो अब हमें दूसरा एटीपी फॉर्मेशन देखना है, जो हमें आगे सीखना है, जो हम लोग का टॉपिक है आगे, और जो आप लोगों को वास्ट तरीके से सीखना है, समझना है। तो लेकिन मैं उसका डेफिनेशन बता दूंगा। तो लिखो द एटीपी फॉर्मेशन, the ATP formation in electron transport chain. The ATP formation in electron transport chain, और electron transport chain के ब्रैकेट में लिख लेना आप ETC, is called as oxidative phosphorylation. बच्चों ये जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखाया, ये हमें एक टॉपिक है इसके बाद, क्रेब्स साइकिल के बाद, ये हमें सीखना है बड़ा अच्छी तरीके की। एनसीईआरटी ने काफी चीज इसके बारे में बताया है। अब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में या प्लांट के माइटोकॉन्ड्रिया में एक सिस्टम होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उधर में भी एटीपी बनता है, और वो एटीपी जो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और जो हमें आगे बढ़ना है। तो इसमें आप लोग नेक्स्ट लिख लेना, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 NADH helps in formation of, सर वो इस कॉल्ड का बाद में क्या लिखा हुआ है? is called as oxidative phosphorylation, OXIDATIVE. In ETC 1 NADH helps in the formation of, और बच्चों लिख लेना 3 ATP, that is 1 NADH is equal to 3 ATP. आप लोगों को बॉटनी में 3 तरह का फॉस्फोराइलेशन सीखना है। तो बच्चों एक मैंने आपको सबस्ट्रेट लेवल समझा दिया, अब उसको हमें और एक्सप्लेन नहीं करना है, और हमें लेकिन एक्सप्लेन करना है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फिलहाल आप लोगों ने देखा एक ETC होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, प्लांट के सेल में, हमारे सेल में भी होता है, और वो भी ATP बनाता है। तो वो ATP बनने को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो जब NADH जाएगा ETC में, तो एक NADH बराबर होता है 3 ATP के बराबर, और ये हम सीखेंगे कैसे होगा ये। लेकिन फिलहाल आप लोगों को बस याद रखना है कि एक NADH 3 ATP के बराबर होगा, और जब भी NADH देगा ATP, उसको ETC में जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाना पड़ेगा, जो हमें आगे सीखना है। आर यू डन विद दिस? सर वो फर्स्ट पॉइंट का सर एटीपी के बाद में क्या लिखा हुआ है? हाँ, फर्स्ट पॉइंट में Formation of the ATP formation in ETC उसके electron, ऊपर से अच्छा, in glycolysis the substrate level phosphorylation occurs सर at उसके ऊपर वाला लाइन, the ATP formation formation of ATP, the ATP formation comma when the substrate is converted to product, when the substrate is converted to product is called as substrate level phosphorylation, and that is the transfer of phosphate from substrate to ATP for the formation of ATP is called as substrate level phosphorylation.
ये क्लियर हो गया? यस सर। देखो नेक्स्ट पॉइंट, इन ATC 1 FADH2 when FADH2 helps in formation of helps in formation of 2 ATP. लिखना that is 1 FADH2 is equal to 2 ATP. और बच्चों आप लोग याद रख लेना ऐसे, जब भी हम लोग NADH कहें, तो अगर हम लोग NADH का कहें कि NAD पॉजिटिव है और NAD पॉजिटिव को हम लोग कह रहे हैं कि इसका रिडक्शन हो रहा है, तो याद रख लेना ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और प्लस इसको 2 प्रोटॉन चाहिए। और जब भी ये 2 प्रोटॉन बनेगा इसका, तो बच्चों ये रिएक्शन जो है बेसिकली ऐसे होता है, तो NADH और प्लस एक प्रोटॉन अलग मिलेगा। और यह आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, NAD पॉजिटिव, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये इसमें भी टूट सकता है और ये इसमें भी जा सकता है। और या तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन, और या लिखेंगे इसको 2 NAD 1 NADH और ब्रैकेट में लिखते हैं H पॉजिटिव। क्या मैंने आपको कहीं बताया था या नहीं? अभी नहीं बताया था ये चीज। अब हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं NAD पॉजिटिव आएगा और वो NAD पॉजिटिव कन्वर्ट होता है NADH बच्चों, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट। जरा NADH के साथ क्या बनता है इधर ऑल्सो बच्चों, NADH के साथ ऑल्सो क्या लिबरेट होता है? हाइड्रोजन आता है। या तो आप उस हाइड्रोजन को प्लस लिख सकते हैं और या तो आप लोग लिख सकते हैं NADH ब्रैकेट में H पॉजिटिव। तो अब ये कभी भी सही नहीं है एग्जैक्टली NAD पॉजिटिव, बट हम लोग जब ग्लाइकोलाइसिस लिखते हैं तो उसमें हम लोग ऐसे ही लिखते हैं कि NAD पॉजिटिव गिव्स NADH, बट एग्जैक्टली क्या है, NAD पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और फिर 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से 2 प्रोटॉन आता है। एक प्रोटॉन NAD पॉजिटिव के साथ मिलता है और दूसरा फिर उसी के साथ लिबरेट हो जाता है। तो साइमल्टेनियसली जब भी हम लोग अगर देखें FADH2, ये मैं मान लूंगा कि दिस इज FAD पॉजिटिव, तो FAD पॉजिटिव को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 2 प्रोटॉन चाहिए, तो ये भी रिवर्सिबल ब्रेक हो सकता है और यहाँ में जाके ये बनेगा FADH2 और यहाँ में दोनों प्रोटॉन साथ में रहता है। जरा बच्चों इस फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या लग रहा है आपको, रिडक्शन हुआ है या ऑक्सीडेशन हुआ है? रिडक्शन, क्योंकि और जरा बता दो इस बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और जरा इसमें बता दो ये फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है? रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, प्रोटॉन का गेन हुआ और यहाँ में लॉस हो गया, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि बैकवर्ड रिएक्शन ऑक्सीडेशन। क्लियर? और दूसरा पॉइंट आप लोग लिख लेना यहाँ में NADH and FADH2 are reducing agents, या इनको हम लोग रिड्यूसिंग पावर भी कहते हैं, रिड्यूसिंग पावर ऑफ सेल। NADH and FADH are reducing agents या reducing power of cell। जहां में भी उनका जरूरत होगा एकदम से ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब एक NADH कितने ATP के बराबर होता है? 3। वेरी गुड। और एक FADH कितने ATP के बराबर होता है? 2 ATP। 2 ATP के बराबर। तो ये आप लोगों को आज से याद रखना है, आज से भूलना नहीं है। तो NAD
पॉजिटिव जब भी मिलेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलता है, 2 प्रोटॉन के साथ मिलता है और फिर बनाता है NADH और साथ में एक प्रोटॉन भी निकलता है। Should I move to the next slide? No sir, no sir. रुकिए। Done सर sir. ये FADH क्या होता है सर? ये लिखा ना FAD। अच्छा, आप लोगों ने फुल फॉर्म नहीं, फुल फॉर्म बताया मैंने आप लोगों को कहीं पे NAD FAD का नहीं ना? चलो आप लिखो NADH। NADH is nicotinamide adenine डाइन्यूक्लियोटाइड। चलो ऐसे आप लोग क्वेश्चन पूछते रहना, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो जहां जहां डाउट आए तो एकदम से पूछ लिया करो। और FADH 2 जो है वो है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। आपको जब बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगे जूलॉजी टीचर, तो वो आपको सिखाएंगे कि NADH विटामिन B3 और एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड से बनता है, और FAD बनता है विटामिन B2 जिसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, और प्लस मिलता है एडेनिन का डाइन्यूक्लियोटाइड। और फिर NADH का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FAD का फुल फॉर्म होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। सर वो DE के बाद में क्या लिखा हुआ है? हाँ, डाई डाइन्यूक्लियोटाइड, NUCLEOTIDE, डाइन्यूक्लियोटाइड। Are you done with this? Yes, sir. अब बच्चों बता दो मुझे FAD का फुल फॉर्म क्या होता है? देख के नहीं बता देना, अपने दिमाग से बता देना आप। What is FAD? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। Nucleotide. और NAD is निकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है सेल के, और जब भी ये यूज होंगे तो ये ज्यादातर ऑक्सीडाइज होता है, बनता भी है, रिड्यूस भी होता है, लेकिन काम है उसका खुद को ऑक्सीडेशन कर लेना। अब देखो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस में अब नेट ATP कितना बनेगा, तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग कर लेना इन ग्लाइकोलाइसिस, और यहाँ पे लिख लेना 2 ATP, या ऐसे ही लिख लेना in glycolysis the number of ATP utilized is 2। और बच्चों सेकेंड लिख लेना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन या ATP प्रोडक्शन बाय सबस्ट्रेट लेवल ATP production by substrate level। क्या कोई बच्चा बता सकता है मुझे ATP ग्लाइकोलाइसिस में कितना ATP प्रोड्यूस होता है बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन? 4। वेरी गुड, 4 सर। 4 ATP। और यूज कितना होता है? 2। और 2। बनता कितना है? 4। क्या कोई बता सकता है मुझे ग्लाइकोलाइसिस में कितना NADH बना था? 2 NADH बना था। गुड। और एक NADH कितना ATP के बराबर है? 3। वेरी गुड, 3 ATP। सो यहाँ पे लिख लेना ATP produced in ATC from NADH
तो मैं क्या लिखूंगा इसमें बच्चों, कितने NADH बना था? 2। एक NADH कितने ATP के बराबर होता है? 3। और कितना होगा ये? 6 ATP। और लेकिन आप लोगों को याद रखना होता है इसमें कि एक और इसमें चेंज आता है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा वो चेंज क्या है। तो वो चेंज है यहाँ में कि कभी कभार 2 ही बनता है, और वो अभी बता दूंगा मुझे वो 2 क्यों है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना 4 ATP। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि नेट ATP प्रोडक्शन कितना होगा, बच्चों नेट ATP प्रोडक्शन जरा बता दो। अब डायरेक्टली कितना ATP बना है? 4। 4 ATP। और ग्लाइकोल ये जो NADH है, NADH से कितना बन सकता है? 6 या 4 ATP। और जरा ये यूटिलाइज वाला हम माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? माइनस करेंगे, है ना। तो अब बता दो मुझे कितना होगा ये 4 और 6। अगर मैं यहाँ में माइनस करूँ 2 यहाँ पे, तो वो कितना? 4 ATP माइनस 2 ATP कितना बनेगा? 2 ATP। और प्लस यहाँ पे रखेंगे हम 6 या 4 ATP। और यहाँ में हम लोग रखेंगे टोटल या तो 6 बनेगा और या तो कितना बनेगा? 8 ATP। तो ये आपको याद रखना है ग्लाइकोलाइसिस। Net ATP production is 4 ATP plus 6 और 4 और minus 2 ATP। और या आप लोग डायरेक्टली 6 या 8 ATP लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? इन यूकैरियोट्स 6 और 8 ATP are produced in glycolysis। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए बच्चों डायरेक्टली कितना ATP बनता है या सबस्ट्रेट लेवल से कितना ATP बनेगा, तो क्या आंसर होगा आप लोगों का? 4 होगा। अगर डायरेक्टली पूछा जाए 4, और अगर पूरा मिला के पूछा जाए तो 6 या 8 ATP। अब आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए, सर आपने तो बताया था एक NADH 3 ATP के बराबर है, तो यहाँ आपने क्यों फिर 2 माना? यही क्वेश्चन होना चाहिए ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो 2 ATP जो है इसका क्या रीजन है, तो उसका मैं आपको कहानी बताते जाऊंगा। आर यू डन विद दिस? Yes, sir. अब कितना ATP यूज होता है ग्लाइकोलाइसिस में? 2। बच्चों कितना डायरेक्ट ATP बनता है? 4। और कितना NADH बनता है? 2। 2। और 2 NADH कितने, एक NADH कितने ATP के बराबर है? 3 के। तो कभी कभार 2 भी बनता है, लेकिन जनरली 3 बनता है, जो आपको यूनिवर्सल ट्रूथ याद रखना है। और अभी हम लोग देखेंगे ऐसा क्यों 2 क्यों बनेगा, तो वो भी मैं आपको रीजन बताते जाऊंगा। ये हो गया। Yes, sir. हाँ, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख लेना यहाँ में। इन यूकैरियोट्स NADH produces 6 or 6 NADH produces 2 or 3 ATP. In eukaryotes, NADH produces 2 or 3 ATP due to some shuttles.
notice some shuttles. ठीक है, तो बच्चों वो शटल का नाम जो है और वो आप लोगों को याद रखना है, that is glycerol 3-phosphate shuttle. That is glycerol 3-phosphate shuttle and malate aspartate shuttle. ये एक ही है, malate aspartate, बीच में डैश रख देना. malate aspartate shuttle. और बच्चों ये शटल एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, तो लिखो these shuttles are absent in prokaryotes. These shuttles are absent in prokaryotes. So glycerol 3 shuttle सर एब्सेंट इन बात क्या लिखा? are absent in prokaryotes. Prokaryotes. Because glycerol 3-phosphate shuttle produces 2 ATP from NADH. और यहाँ में लिख लेना malate aspartate shuttle produces 3 ATP from NADH. अब कितने शटल होते हैं यूकैरियोट्स में? दो, एक का नाम है ग्लाइसरॉल 3-फॉस्फेट शटल और एक का नाम है malate aspartate शटल. और अगर ग्लाइसरॉल 3 शटल से NADH जाएगा तो ATP बनेगा, और बच्चों अगर malate aspartate शटल से होगा तो इनमें से 3 ATP बनेगा. और यहाँ पे लिख लेना these shuttles are present in inner mitochondrial membrane. And helps in transport of electrons from NADH और ये NADH प्रोड्यूस होगा साइटोप्लाज्म. Produced in cytoplasm to FAD positive or NAD positive of mitochondria. अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ ये. तो शटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना. कहाँ से? NADH से. जो NADH कहाँ प्रोड्यूस हुआ? साइटोप्लाज्म में. तो बच्चों कहाँ में ट्रांसफर करेगा? FAD NAD को. किसके? माइटोकॉन्ड्रिया का. जरा क्या ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है या ग्लाइकोलाइसिस आपको लग रहा है साइटोप्लाज्म में होता है? साइटोप्लाज्म. वेरी गुड, साइटोप्लाज्म. अब बता दो जब ग्लाइकोलाइसिस में NADH प्रोड्यूस होगा, क्या ये ग्लाइकोलाइसिस वाला NADH प्रोड्यूस होगा साइटोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया में? साइटोप्लाज्म में. तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन देना है किसको? FAD पॉजिटिव को या किसको? NAD पॉजिटिव को. और लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया को. और फिर वहां में ATP प्रोड्यूस होगा जो हमें आगे सीखना है. आर यू डन विद दिस? सर शटल मतलब क्या होता है? शटल मतलब गेट. जो एक यानी कि शटल सर्विस आपने सुना होगा ना, एयरपोर्ट पे शटल सर्विस रहता है.
तो अगर कभी आप एक टर्मिनल से जाएंगे दूसरे टर्मिनल में, वहां बस रहता है और वो बस उठाता है एक टर्मिनल से दूसरे और उसको कहता है शटल सर्विस। तो मतलब जो एक जगह से उठाएगा दूसरी जगह डाल देगा, उसको शटल कहेंगे। तो अभी मैं आपको एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बता दूंगा समझने के लिए। सर यस सर, ये सब पॉइंट सर फिर से समझाइएगा सर, पहले से बोलो। हाँ हाँ हाँ, सर पहला पॉइंट जो है ना सर, एक मिनट। हाँ, कोई बच्चा बता रहा था कुछ, क्या डाउट था आपका? सर पहला पॉइंट जो आपने क्या करना, इस पेज का पहला पॉइंट। अच्छा, इस स्लाइड का ये इन यूकेरियोट्स। यस सर। In eukaryotes, NADH produces 2 ATP या 3 ATP due to some shuttles, or that is glycerol phosphate shuttle and malate aspartate shuttle. malate aspartate shuttle क्या है? मैं अभी बता दूंगा आपको, अभी आपको मैं बस आप लोग लिखना है और अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा इसका डायग्राम के थ्रू, और एक्सप्लेन करूंगा जिसमें आपको 100% समझ आए। तो अब देखो, मालेट एस्पार्टेट शटल और ये ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट शटल क्या है। जरा बच्चों, आप लोगों से मैं कुछ थोड़ा सा डेटा लूंगा जो आपको पता होना चाहिए। अब बताओ मुझे, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया में? साइटोप्लाज्म में। है ना? तो जरा ये शटल्स कहाँ बताया मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया में या साइटोप्लाज्म में? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से मेम्ब्रेन में? इनर मेम्ब्रेन में। तो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया का ऐसे 2 मेम्ब्रेन रहता है, ये आपको सेल बायोलॉजी में मैं सिखाऊंगा। और ये सपोज मैं मान लूंगा कि दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये मैं मान लूंगा कि दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और जो ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऐसे फोल्डेड रहता है, वो ऐसे फोल्ड रहता है। और बच्चों, ये फोल्ड को हम लोग कहते हैं क्रिस्टे, जो हमें फिलहाल नहीं सीखना है, वो आगे सीखेंगे। और ऐसे रहता है ये इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का। अब देखो बच्चों, यहां में ग्लाइकोलाइसिस हुआ, जरा ग्लाइकोलाइसिस के समय ग्लूकोज किसमें ब्रेक हुआ था? पायरुवेट में, है ना? और मल्टी स्टेप रिएक्शन से मैं अब रफली लिखूंगा कि ये पायरुवेट है। जरा इस ग्लाइकोलाइसिस के समय आप बता दो मुझे, कितना एटीपी यूज हुआ था? हाँ, वेरी गुड, 2 एटीपी यूज हुआ था। तो मैं अब रफली यहाँ पे लिखूंगा 2 एटीपी, और वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 एटीपी में। और फिर मैंने आपको कहा था कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो है ग्लाइकोलाइसिस में होता है, और वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बताया था 4 एडीपी, और वो देगा 4 एटीपी। और फिर बताया था मैंने ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH बनता है, ठीक है? और वो 2 NADH जरा बच्चों, अब कितने एटीपी के बराबर होता है? 3 ATP। तो मैं क्या करूंगा, जो ये 2 NADH यहाँ में बने, और एक NADH को मैं ले जाऊंगा मालेट एस्पार्टेट शटल से, और एक को मैं आपको सिखाऊंगा कि उसको मैं ले जाऊंगा ग्लाइसरॉल 3। तो मैं कहूंगा यहाँ 2 NADH बना। जो मैंने आपको लिखाया उसी को जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब आपको 100% समझ आना चाहिए इसके बाद। तो मैं कहूंगा चलो ये एक NADH है, और ये मैं कहूंगा ये दूसरा NADH है। एक मैं इस साइड ले जाऊंगा और एक को जो है मैं इस साइड ले जाऊंगा। तो अब देखो बच्चों, इधर मैं
जो ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ में एक शटल रहता है और उस शटल में ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट एक मेन मॉलिक्यूल है और यहाँ में एक शटल रहता है और इस शटल का नाम जो है वो है चलो मैं इसको मालिट एस्पार्टेट शटल नाम दूंगा, ये वाले शटल। अब देखो ये जो NAD पॉजिटिव आएगा, NADH आएगा, ये इधर आएगा इसके पास और इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा और इसको इलेक्ट्रॉन देके खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन दिया इसको और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो क्या बनाएगा खुद NAD पॉजिटिव। और बच्चों वो जो इलेक्ट्रॉन अंदर से होगा वो लेता है FAD पॉजिटिव और वो FAD पॉजिटिव बनता है FADH और ये वाला आएगा इधर और ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, NAD पॉजिटिव में। तो बच्चों अंदर से जो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, जरा अंदर से इलेक्ट्रॉन यहाँ में कौन ले रहा है, NAD पॉजिटिव, और यहाँ से क्या मिलेगा अब NADH। अब बताओ NADH कितने ATP के बराबर होता है? 3. वेरी गुड, 3 ATP के बराबर। जरा यहाँ बता दो किसके बराबर होगा, 2 ATP के बराबर। अब बताओ उस शटल का नाम जहां में एक NADH 2 ATP देता है, क्या था उस शटल का नाम? बच्चों क्या था उस शटल का नाम जहां से एक NADH 2 ही ATP देता है? ग्लाइसरॉल 3। वेरी गुड, ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। जरा बच्चों क्या था उस शटल का नाम जहां से एक NADH बराबर 3 ATP देता है? मैलेट एस्पार्टेट। अब समझ गए ना कहानी अब? तो अब असल में जो यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉन आएगा और वो इलेक्ट्रॉन अंदर में तो ये रिसीव करता है, और लेकिन यहाँ में जो इसी का इलेक्ट्रॉन है वो NAD ही रिसीव करता है, तो इसीलिए फिर यहाँ से अगर जाएगा NADH वो होता है 3 ATP के बराबर, और अगर यहाँ से जाएगा वो 2 ATP के बराबर है। जरा ये कौन सा मेम्ब्रेन है? What is this membrane here? Inner mitochondrial membrane। तो बच्चों ये सेल का कौन सा पार्ट होगा? साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये हम लेंगे कि दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब बना लो इस डायग्राम को, और आई होप अब सबको समझ आया होगा कि क्यों ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट शटल से 2 ATP बनता है और क्यों मालेट एस्पार्टेट शटल से 3 ATP बनता है। क्या ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH प्रोड्यूस होता है, क्या वो खुद ही उधर ही बनाता है साइटोप्लाज्म में ही ATP, या उसको ETC में जाना पड़ता है? बच्चों ये NADH कहाँ पे बनाता है ATP? ETC में, और उस ETC में ATP बनने को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और जो हम लोग का टॉपिक है आगे वाला सीखना है, तो ये FAD से कैसे ATP बनेगा, ये NAD से। क्या इस ATP फॉर्मेशन को क्या कहते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और बच्चों ये वाला ATP फॉर्मेशन को क्या कहते हैं जो इधर हुआ ग्लाइकोलाइसिस में? वेरी गुड, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब समझ आया ये? Are you done with this diagram? हाँ बना लो, आराम से बना लो। जहां समझ नहीं आए एकदम से बताया करो, हाँ, डाउट नहीं रखना है, और जितना आप डाउट क्लियर करोगे उतना आप लोगों को नॉलेज गेन होगा और उतना सर, आपका कॉन्फिडेंस। हाँ जी सर ये ग्लाइकोलाइसिस होने का मेन मकसद क्या होता है सर? क्यों होता है ग्लाइकोलाइसिस का glycolysis? मेन मकसद है हमें जिंदा रखने हैं,
क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में अब मेन मकसद क्या है, एटीपी निकालना, और वही एटीपी प्लांट यूज करेगा, हम यूज करेगा, और उसके बाद हम लोग जिंदा रहेंगे। हम लोग का लंग काम कर पाएगा, हम लोग का हार्ट काम कर पाएगा, हम लोग का ब्रेन काम करेगा, हमारे हाथ पैर काम करेंगे। और अगर ये एटीपी नहीं मिलता तो हम लोग काम ही नहीं करेंगे, हम लोग मर जाएंगे। अब ग्लाइकोलाइसिस से क्या निकल रहा है, एटीपी। एटीपी मतलब एनर्जी, और जो हमारा बॉडी या प्लांट का बॉडी यूज करेगा। आप समझ गए? Yes, sir. Are you done with this diagram? No, sir. जिस बच्चे को भी क्लास, पहला क्लास या कुछ क्लास मिस हुआ है, वो मुझे मैसेज कर देगा व्हाट्सएप पे, तो मैं आप लोगों के लिए एक बैकअप क्लास अरेंज कर लूंगा। और अगर जिसने किया भी है फर्स्ट क्लास और उसको समझ नहीं आया तो वो भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। Okay, sir. जब आप लोगों का खत्म होगा तो मुझे बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाऊं। सर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सर एनर्जी को स्टोर करता है क्या सर? माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। जरा अगर मैं आपसे कहूं कि ग्लूकोज से मिलता है 36 या 38 एटीपीज, लेकिन जरा अभी तक बता दो मुझे, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस में कितना एटीपी बना? अभी तक ग्लूकोज से कितना एटीपी बना नेट? अभी बताया था 8, sir. 6 या 8, है ना? Yes. तो अभी जरा अगर मैं आपसे कहूं कि ग्लूकोज में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 या 38 एटीपीज बनेगा, जरा अभी भी बता दो ग्लूकोज से कितना एनर्जी निकलना बाकी है, कितने एटीपीज निकलना बाकी है? 30, है ना? तो वो 30 एटीपी आप बता दो, वो 30 एटीपी अब कहां से निकलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, एंड नाउ इट विल प्रोड्यूस मोर एटीपी। अब वो एनर्जी किसमें है? पाइरुवेट में। और वो पाइरुवेट किसको कहाँ जाना है? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखना है कि वो कैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। तो फिलहाल ग्लूकोज से खाली पाइरुवेट बना और खाली 6 या 8 एटीपी, और इस पाइरुवेट में बहुत सारा एनर्जी है, इसमें अभी तक 30 एटीपी का एनर्जी है। तो लेकिन इस पाइरुवेट को जाना है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में निकलता है। तो अब हमें देखना है कि ये पाइरुवेट कैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा सकता है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है जहां से वो 30 एटीपी निकलता है, वो हमें सीखना है अब। आर यू डन विद दिस? yes sir. हाँ, तो बच्चों Yes, मैं sir. रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को और मजा आ जाए, आज आगे समझ आ जाए। ग्लूकोज में जो टोटल एटीपी मिलता है वो होता है 36 या 30 एटीपी, जो मैंने आपको बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन के समय। अब ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में कन्वर्ट किस में हो गया? 2 पाइरुवेट में। लेकिन एटीपी कितना दिया? डायरेक्ट 4। और एनएडीएच से कितने मिलेगा? या तो मिलेगा इसे 4 या तो 6 मिलेगा। तो लेकिन ये 4 या ये 6 मिलना है माइटोकॉन्ड्रिया में ही, और इस पाइरुवेट में अब अंदर जाना है माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन ये पाइरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, और फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और बाकी एनर्जी निकलता है। तो अब हमें देखना है कि ये पाइरुवेट का अब नेक्स्ट स्टेज क्या है ग्लाइकोलाइसिस के बाद में। तो वो ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज है पाइरुवेट का, वो इसका बनना है एसिटाइल कोएंजाइम ए। और बच्चों उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं लिंक रिएक्शन। तो नाउ आफ्टर दिस डायग्राम व्हाट यू विल डू, you will write the link reaction. या अगर शायद मैंने नंबर 2 से दिया होगा स्टेजेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, आप लोगों ने एक हेडिंग डाला था स्टेजेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन,
और स्टेजेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में आप लोगों ने लिखा था ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा लिखा था लिंक रिएक्शन, तीसरा लिखा था क्रेब्स साइकिल और चौथा लिखा था ईटीसी। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे यहाँ में लिंक रिएक्शन, और इसको हम लोग ऑल्सो गेटवे रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसमें लिख लेना इन दिस रिएक्शन, द पायरुवेट formed during glycolysis is converted to acetyl coenzyme A. Is converted to acetyl coenzyme A by the enzyme pyruvate dehydrogenase. Sir, converted to acetyl coenzyme A, ACETYL, acetyl coenzyme A by the enzyme pyruvate dehydrogenase. और बच्चों इस पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस को हम लोग शॉर्टली कहते हैं PDH। देखो इन यूकेरियोट्स दिस रिएक्शन सर एसिटाइल के बाद क्या है? COA को एंजाइम A कहते हैं उसे, हाँ, COA, acetyl coenzyme A. In eukaryotes this reaction occurs inside mitochondrial matrix. और अगर आप लोगों को याद रखना है, कोएंजाइम को एक का मतलब होता है कोएंजाइम A। In eukaryotes this reaction occurs inside mitochondrial matrix, और या ब्रैकेट में लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब बता दो बच्चों ग्लाइकोलाइसिस में कितने पायरुवेट बने थे? 2 पायरुवेट। 2 पायरुवेट। तो आप बता दो इस लिंक रिएक्शन में कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे? 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे, है ना? तो अब देखो यहाँ मैं आपको एक रिएक्शन इसका बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ में 2 पायरुवेट ले लूं और बच्चों उस 2 पायरुवेट को मैं यहाँ पे 2 NAD पॉजिटिव, तो 2 Na पॉजिटिव यहाँ में एंजाइम होगा PDH, और मैग्नीशियम आयन आप लोग लिख लेना, यहाँ में कोफैक्टर यूज होगा। Mg+2, और एंजाइम का नाम क्या बताया था? PDH। एंड व्हाट इज PDH? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। तो बच्चों यहाँ पे बनेगा 2 एसिटाइल कोएंजाइम A और प्लस बनेगा 2 NADH और प्लस निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें आप लोगों को याद रखना है पायरुवेट में, अगर आपको याद होगा, अच्छा वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड गुड, हाँ।
हमें बता दो बच्चों, कितना पाइरुवेट में मैंने आप लोगों को बताया था कार्बन एटम होता है? 3। अब बताओ, अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो रहा है तो एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन एटम होंगे? 2. वेरी गुड, 2। तो क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो गया, और क्या अब एक ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा या 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा? 2, क्योंकि कितने पाइरुवेट है? 2। एक पाइरुवेट से एक और दूसरे पाइरुवेट से 2 निकल जाएंगे। और यहाँ पे लिख लेना 10 from 1 pyruvate from 1 pyruvate 1 acetyl coenzyme will be formed. By the loss of carbon in the form of CO2. In the form of CO2. फॉर्म के बाद क्या है? इन द फॉर्म. हाँ, in the form, thus from 1 pyruvate 1 acetyl coenzyme will be formed by the loss of 1 carbon in the form of CO2. तो ये कार्बन जो है इसका एक लॉस होगा CO2 के फॉर्म में। बच्चों, जब कार्बन लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ CO2, जरा क्या नाम देंगे उस प्रोसेस का? ऑक्सीडेशन। क्या नाम देंगे? ऑक्सीडेशन। और प्लस यहाँ में कार्बन भी लॉस हुआ है तो कहेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम देते हैं हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। Should I move to the next slide? Yes, sir. और इसी सेंटेंस को आप लोग कंटिन्यू कर लेना, और फिर फुल स्टॉप है ही तो नेक्स्ट लिख लेना 10 during link reaction, oxidative decarboxylation. Oxidative decarboxylation। और ऑक्सीडेशन क्यों होता है? बिकॉज डिहाइड्रोजनेशन होता है। डिहाइड्रोजनेशन और प्लस लिख लेना डिकार्बोक्सिलेशन। during link reaction oxidative decarboxylation, और ब्रैकेट में लिख लेना डिहाइड्रोजनेशन प्लस डिकार्बोक्सिलेशन occurs. So next point you can write there, besides magnesium, the other cofactors for FDH यानी कि pyruvate dehydrogenase are NAD positive, FAD, TPP, और बच्चों TPP को थायमीन पायरोफॉस्फेट कहते हैं। NADH, FAD, TPP is thiamine pyrophosphate, coenzyme A, and लिखना lipoate। तो लेकिन मैग्नीशियम आयन आपको जरूरी याद रखना है।
और अगर आप इस पॉइंट को छोड़ना भी चाहते हैं, यू कैन लीव दिस, बट हो सकता है कहीं पे मिल जाए अगर कोई हायर नॉलेज साइड क्वेश्चन आता है। बच्चों, क्या मैग्नीशियम आयन ही कोफैक्टर है अब, या बाकी भी कोफैक्टर यूज हो सकता है? Sir, besides magnesium plus what is that? द अदर कोफैक्टर्स, क्या बताया था मैंने कोफैक्टर होता है? बच्चों, कहीं पे मैंने आपको कोफैक्टर लिखाया था? हाँ सर। हाँ, Sir, हाँ सर। कोफैक्टर बताया था ना शायद मैंने आपको, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम्स। हाँ सर। हाँ, तो नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम होगा तो मैग्नीशियम भी होता है, एफएडी भी यूज होता है, एनएडीएच भी यूज होता है, टीपीबी भी यूज होता है, कोएंजाइम ए भी यूज होगा। और आप लोग रिएक्शन में जो मैंने दिखाया उसी में आप 3 देख सकते हैं। देखो यहाँ में 3 देख सकते हैं आप, एक एनएडी भी देखा, मैग्नीशियम भी देखा। तो बच्चों इसीलिए यहाँ में कोएंजाइम ऐड करना जरूरी है, तो आप लोग ना इधर कोएंजाइम लिख लेना। और जो आप लोगों ने रिएक्शन लिखा है ऊपर, और उस रिएक्शन में कोएंजाइम ए का इंसर्ट कर देना इधर। अब पाइरुवेट के साथ मिलेगा कोएंजाइम ए और बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, और फिर लॉस होगा कार्बन एटम इन द फॉर्म ऑफ CO2। नाउ ड्रॉ दिस COA हियर इन दिस रिएक्शन। और इसीलिए देखो 3 को फैक्टर यहाँ दिख रहा है, कोएंजाइम ए भी दिख रहा है, मैग्नीशियम भी दिख रहा है, NAD पॉजिटिव भी दिख रहा है। लेकिन जो अदर को फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है, TPB भी है, लाइपोएट भी है, तो ये भी यूज होता है एज अ कोफैक्टर फॉर PDH। अब कौन सा रिएक्शन, क्या प्रोसेस होता है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, लिंक रिएक्शन? जो कौन सा प्रोसेस होता है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन? ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलाइजेशन। मतलब ऑक्सीडेशन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाता है। तो इसमें आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखे ना, सर वो लास्ट लाइन का सर ब्रैकेट का अंदर क्या लिखा हुआ है? थायमीन पायरोफॉस्फेट, THIAMINE, थायमीन पायरोफॉस्फेट। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द एसिटाइल कोएंजाइम A, the acetyl coenzyme A is the connecting link, between glycolysis and Krebs cycle। तो बच्चों अब एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो इस ग्लाइकोलाइसिस को कनेक्ट करेगा क्रेब्स साइकिल के साथ, तो इसीलिए इस रिएक्शन को कहते हैं लिंक रिएक्शन। तो 10 क्रेब्स साइकिल क्या है? हाँ, क्रेब्स साइकिल, KREBSCYCLE। 10 फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A is called as link reaction। तो अब हम लोग ये लिंक रिएक्शन के बारे में था। जो अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A जो बना लिंक रिएक्शन में, ये कहाँ, किस ग्लाइकोलाइसिस को आप किसके साथ कनेक्ट करवा देगा? हाँ, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A जो बना इधर, ये कहाँ जाएगा अब? क्रेब्स साइकिल में। तो इसीलिए कहेंगे हम ग्लाइकोलाइसिस के बाद में बना एसिटाइल कोएंजाइम A, और एसिटाइल कोएंजाइम A जाएगा क्रेब्स साइकिल में। तो इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में जो मीटिंग पॉइंट है वो एसिटाइल कोएंजाइम A है। क्या कोई मुझे आप लोगों में से बता सकता है कि इस लिंक रिएक्शन के समय कितना ATP बनेगा? हाँ, हाँ बच्चों, आप आइडिया लगाओ, दिमाग लगाओ, अब आप आराम से बता सकते हैं। क्या लिंक रिएक्शन के समय आपको लग रहा है ATP बनेगा या नहीं? हाँ, बनेगा। कैसे?
NADH. वेरी गुड। हाँ, 2 NADH बना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन ऑफ NADH इन ETC, और वो कितना NADH बना, 2 NADH, है ना। तो बच्चों 2 NADH अगर होंगे तो कितने ATP के बराबर होगा, 1 NADH, 3, और बता दो अब टोटल कितना बनेगा, 6 ATP बनेगा। तो ये है, ये हमें इसका बैलेंस शीट। तो लिखो 10 the 2 NADH formed during link reaction are equal to formation of 6 ATP। ग्लाइकोलाइसिस में कितना ATP बना था, टोटल नेट ATP कितना बना था, 6 8। बच्चों अब बता दो मुझे PDH में कितना बना, 6, और अब और F ऐड कर लोगे, 6 को ऐड कर लोगे 6 बनेगा 12, या आप 8 को ऐड करेंगे 6 बनेगा 14। दैट मीन्स अभी तक ग्लूकोज से 14 ATP या 12 ATP निकल चुका है। क्या अब ये लिंक रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होता है या लिंक रिएक्शन होता है इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया में? साइटोप्लाज्म। अरे लिंक रिएक्शन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। गुड। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। देखो बच्चों इस लिंक रिएक्शन में बना अब एस्टाइल कोएंजाइम। तो अब हमें जो तीसरा स्टेप देखना है एरोबिक रेस्पिरेशन का, और वो तीसरा स्टेप जरा बता दो क्या था, Krebs cycle। क्रेब्स साइकिल। तो अब आप लोग लिख लेना क्रेब्स साइकिल। लिखो इट इज साइक्लिक मेटाबॉलिक, या लिख सकते हैं आप रेस्पिरेटरी। सर पहले पेज में थोड़ा बाकी है। अच्छा उसमें चलो लिख लो ये। Ethan, patriotic song this. ये होता दिन्नी रोहिना आप अपना माइक्रोफोन बंद रख लो। अब हो गया, किसी बच्चे का ये लिखना नहीं हुआ था। हो गया सर। हाँ। तो लिखो इट इज साइक्लिक मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी पाथवे, cyclic a metabolic respiratory pathway that is discovered by Hans Krebs. That is discovered by Hans Krebs. So next point आप लोग लिख सकते हैं इधर में, metabolic pathways या respiratory pathway may be linear or circular। और बच्चों लीनियर या सर्कुलर में आप लोग लिख सकते हैं साइक्लिक भी। So glycolysis
जरा आप लोग बता दो, ग्लाइकोलाइसिस लीनियर पाथवे लग रहा है आपको या ग्लाइकोलाइसिस आप लोग को सर्कुलर पाथवे लग रहा है? linear. लीनियर। और लेकिन ये क्रेब्स साइकिल, जिसके पीछे साइकिल लगेगा मतलब वो क्या होगा? वो सर्कुलर मेटाबॉलिक पाथ। सो ग्लाइकोलाइसिस इज लीनियर एंड क्रेब्स साइकिल इज सर्कुलर मेटाबॉलिक पाथवे। बच्चों क्या ग्लाइकोलाइसिस के एंड्स हैं? क्या ग्लाइकोलाइसिस के एंड्स हैं? Yes. है ना? जरा एक एंड का नाम क्या है ग्लाइकोलाइसिस का? ग्लूकोज। और दूसरे एंड का नाम क्या है? पायरुवेट। 2 pyruvates. क्या? वेरी गुड। हाँ, तो अब मतलब इसके एंड्स हैं। तो बच्चों अभी आप जब क्रेब्स साइकिल देखेंगे ना, इसका एंड ही नहीं है और जहां से स्टार्ट होता है वहीं में एंड होता है। तो इसीलिए जब सर्कल में चलेगा उसको हम साइकिल कहते हैं, और अगर लीनियरली चलेगा जिसके एंड से उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस लीनियर है और क्रेब्स साइकिल जो है वो एक सर्कुलर पाथवे। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, क्रेब्स साइकिल occurs in the matrix of mitochondria. Krebs cycle occurs in the matrix of mitochondria in case of eukaryotes. Clear? Krebs cycle occurs in the matrix of mitochondria in case of eukaryotes. So, but in case of prokaryotes, it occurs in cytoplasm. बच्चों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में मेन डिफरेंस क्या है? सिंगल सेल है, प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनल होता ही नहीं है, तो लेकिन वेल डेवलप, और लेकिन यहाँ में सेल ऑर्गेनल यूकैरियोट में होता है। तो अब यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा, लेकिन प्रोकैरियोट में नहीं होता है इसीलिए प्रोकैरियोट के केस में साइटोप्लाज्म में होगा। So you can write the next point. Krebs cycle is also called as citric acid cycle, citric acid cycle or tricarboxylic acid cycle. और बच्चों यहाँ हम इसको TCA साइकिल भी कहते हैं। Krebs cycle is also called as citric acid cycle or tricarboxylic acid cycle या TCA cycle, as its first stable product, as its first stable intermediate is citric acid. Now, which is the first stable intermediate of Krebs cycle? Which is the first stable intermediate of Krebs cycle? Citric acid. और बच्चों वो citric acid में 3 COOH ग्रुप होते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और या तो कहते हैं citric acid cycle. Are you done with this? No, sir. No, sir, little left. हाँ sure.
Done, sir. हाँ, चलो अब आप लोगों में से आप लोग बताएंगे मुझे। आफरीन है, आफरीन विल टेल मी। आफरीन, NAD क्या फुल फॉर्म क्या होता है? Can anyone tell me the full form of NAD without seeing the copy? What is the full form of NAD? Nicotine, amide, adenine, dinucleotide. जरा अमीनुर will tell me, अमीनुर एक NADH कितने ATP के बराबर होता है? एक NADH कितने ATP के बराबर होता है? Can anyone tell me? One NADH ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्टली कितना ATP बनता है? 4। लेकिन नेट कितना ATP बनता है? 6 और 8. 6 और 8. जरा कौन सा एंजाइम पेस मेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस होता है? कौन सा एंजाइम पेस मेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस होता है? Sir, phosphofructokinase. Phosphofructokinase first. ठीक है, phosphofructokinase first is the pacemaker enzyme of glycolysis. जरा लिंक रिएक्शन में कितने NADH बनता है? लिंक रिएक्शन क्वेश्चन क्या है? लिंक रिएक्शन में कितना NADH बनता है? During the link reaction, how many NADH are formed? 2 And अब बच्चों आप लोग बता दो मुझे, ग्लाइकोलाइसिस में कौन कौन सा एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेटरी एंजाइम माना जाता है? Which are the regulatory enzymes of glycolysis? Sir, phosphofructokinase. Phosphofructokinase first और तीसरा बताया था पाइरुवेट काइनेज। क्लियर? सर रेगुलेटरी मतलब? हाँ, रेगुलेशन मतलब कंट्रोल करना। कंट्रोल मतलब कभी बंद भी हो सकता है, कभी ऑन भी हो सकता है। तो उसी होल प्रोसीजर को कंट्रोल करने को रेगुलेट, जैसे आपके लाइफ को मान लूंगा मैं मम्मी डैडी रेगुलेट कर रहे हैं और आपको कोई काम करने दे रहे हैं और किसी काम से रुकाते हैं, तो मतलब वो कोई काम करना आपका या ना करना, उसको रेगुलेशन कहेंगे। और अब आपका रेगुलेटर कौन है? पेरेंट्स है, वही आपको कहेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो वैसे ही एंजाइम को एक्टिवेटर कहता है काम करो और इनहिबिटर कहता है काम मत करो। तो अगर इनहिबिट हो जाएगा इनहिबिशन और अगर एक्टिवेट होगा एक्टिवेशन। आप समझ गए? चलो आप, आई होप कि आप लोग रिवाइज कर लेंगे और बाकी मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। चलो आई विल एंड दिस मीटिंग नाउ। टेक केयर। Thank you, sir. वेलकम।